जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू करेंगे लैंडमार्क वाद। तो उससे पहले हम आपको बता दें, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। तो चलिए हम समझ लेते हैं लैंडमार्क वाद। लैंडमार्क वाद है क्या? तो जीन बैप्टिस्ट डी लैंडमार्क ने सन 1809 में जैव विकास के संबंध में उपार्जित लक्षणों के वंशागत सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे लैंडमार्क वाद कहते हैं। ठीक है, इन्होंने जीवों के शरीर में होने वाले विकास के बारे में बताया, समझाया। यानी कि जिन अंगों का उपयोग करते हैं वो अंग विकसित होते हैं और जिन अंगों का उपयोग नहीं किया जाता है उस अंग का धीरे धीरे ह्रास हो जाता है, वो विलुप्त हो जाते हैं। तो इन्होंने अपनी पुस्तक 1809 में प्रस्तुत की, जिस पुस्तक का नाम था फिलॉसफी जूलॉजिका, या इसको कहते हैं फिलोसॉफी जूलॉजिक, जो कि 1809 में प्रस्तुत किया। इन्होंने जीवों के अंगों के विकसित, यानी कि जो अंग ज्यादा यूज होते हैं वो ज्यादा विकसित होते हैं, जिन अंगों का यूज कम करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं, वो धीरे धीरे अगली पीढ़ी में खत्म हो जाते हैं। ये लैंडमार्क का सिद्धांत था। तो इन्होंने अपना सबसे मुख्य सिद्धांत जो दिया, जो उनका सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत था, वो था जिराफ की लंबी गर्दन का होना। इन्होंने बताया कि अफ्रीका के घने जंगलों में जो जिराफ पाए जाते हैं, लाखों वर्ष पहले वो हिरन के समान थे। वहां का हरा भरा मैदान था, जिसके कारण वो लोग वहां की जमीन पर उगी हुई हरी घासियों को खाते थे। लेकिन जैसे जैसे वातावरण में चेंजिंग होता गया, मरुस्थल बनते गए और वो नीचे के मैदान पे जो हरी घास थे वो धीरे धीरे खत्म होने लगे, जिसकी वजह से वो पेड़ की टहनियों में जो पत्तियां लगी होती है उनको खाना प्रारंभ किया, जिसकी वजह से उनकी गर्दन में खिंचाव हुआ और अगली टांगों में खिंचाव हुआ, यानी उनके मांसपेशियों में खिंचाव हुआ और उनकी गर्दन लंबी होती गई और वो उनकी अगली पीढ़ी में आते गए। तो ये इन्होंने अपना ये जो सबसे प्रसिद्ध इनका सिद्धांत था, जिराफ की लंबी गर्दन का होना। दूसरा इन्होंने बताया था सर्पों में पैर का ना होना। इन्होंने बताया जो लाखों वर्ष पहले, यानी काफी साल पहले जो सर्प हुआ करते थे उनके पैर पाए जाते थे, लेकिन बिलों में चलने से, जमीन पर रेंगने में उनको दिक्कत होनी थी, बिल में घुसने में उनको दिक्कत होती थी, तो वो यूजेस कम होने लगे थे, जिसकी वजह से धीरे 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 खत्म हो गए और वो अगली पीढ़ी में उनको बिना पैरों के ही आ गए। इस तरह से इन्होंने इसको बताया। और तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा जलीय पक्षियों में जलयुक्त पाद होना। जो जलीय होते पक्षी होते हैं, जो बतख वगैरह होती हैं, इनके पैरों में एक जाल पाया जाता था। तो जो पानी में तैरते थे तो उसमें मांसपेशियों पैरों में खिंचाव होने के कारण उनमें जाल युक्त पाद बनने लगे, जिसकी वजह से उनकी अगली पीढ़ी में आना शुरू हुआ। ये इनका सिद्धांत ये भी था। कण पल्लों की पेशियां का होना। इन्होंने कहा जो जीव जंतु कानों का ज्यादा उपयोग करते हैं वो कान बड़े हो गए और जिन लोगों का उपयोग नहीं किया वो धीरे धीरे अगली पीढ़ी में खत्म हो गए। जैसे मानव में कान का यूज नहीं था तो मानव के कान छोटे हो गए। खरगोश का उदाहरण दिया उन्होंने कि उनके वो कान का यूज करते थे, हाथी कान का यूज करते थे, जिसकी वजह से उनके कानों में विकास हुआ। तो ये इनका सिद्धांत था। इसके बाद आ गया आपका नव लैंडमार्कवाद। नव लैंडमार्कवाद में दो चीजें आई। कुछ वैज्ञानिक जो इनके समर्थक थे और कुछ इनके आलोचक थे। आलोचक का मतलब होता है जैसे हम किसी चीज को सलाह, हाँ बेटा क्या करे हो, हाँ, आलोचक का मतलब होता है जैसे हम किसी चीज को बता रहे हैं, कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, वो हमारी बुराई करे, तो उसको आप हो जाए कि वो मेरी आलोचना कर रहे हैं। तो इनमें कुछ इनके आलोचक थे, कुवियर तथा बीजमान, इनके जो वैज्ञानिक थे वो इनके आलोचक थे, मुख्य आलोचक थे। जो इनके समर्थक थे वो समनर, टावर और मैकडूगल थे, इनके समर्थक थे। तो इसके बाद हम समझ लेते हैं कुवियर और बीजमान के बारे में। चलिए अब हम समझते हैं जिन लोगों ने लैंडमार्क की आलोचना की थी वो कौन थे। तो वो कुवियर और बीजमान थे। इन्होंने
चूहों के नवजात चूहों को पकड़ा और उनकी पूंछें काट दी और पूंछी काटने के बाद एक दूसरे में निषेचन करवाया। उसके बाद अगली पीढ़ी जो आई, इसी प्रकार इन्होंने एक दूसरा चूहा अगली पीढ़ी को पकड़ा, उनके पूंछ काट दिया। इसी तरह करते 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 इन्होंने चूहों की 80 पीढ़ियों तक पूंछ काटे और उनके बीच निषेचन करवाया, फिर भी अगली पीढ़ी में पूंछ नहीं गई। तो इन्होंने कहा, इनके अनुसार, लैमार्क के अनुसार अगली पीढ़ी में पूंछ नहीं आना चाहिए था, बावजूद अगली पीढ़ी में चूहों की पूंछ आई। इन्होंने इनकी आलोचना की लैमार्क की कि लैमार्क के अनुसार जिस अंग का हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं वो अंग ज़्यादा विकसित होते हैं और जिन अंगों का हम कम प्रयोग होते हैं वो हमारी अगली पीढ़ी में खत्म हो जाती। तो इस प्रकार हमारे भारत में सदियों से प्रथा चली आ रही है महिलाओं के कान छेदने की, बावजूद फिर भी कान छेदे सदाए अगली पीढ़ी में नहीं आते हैं। इसके बावजूद लोहार हमेशा लोहे को कूटता रहता है, उसकी मांसपेशियां मजबूत होती है, बावजूद उसके अगली संतान में पेशियों द्वारा मजबूत या मांसपेशियां मजबूत संतान नहीं उत्पन्न होती है। ये इन्होंने इनके आलोचक थे और इन्होंने और कई उदाहरण दिए। इन्होंने कहा कि लैमार्क के अनुसार जिस अंग का हम प्रयोग करते हैं वो ज़्यादा विकसित होता है। तो हम लोग अगर किताब वगैरह पढ़ते हैं तो हमारी आंखें ज़्यादा यूज होती हैं, तो लैमार्क के अनुसार हमारी आंखें बड़ी होना चाहिए, हमारी आंखों की रोशनी बढ़ना चाहिए, बावजूद ऐसा नहीं होता है। तो ये किसका सिद्धांत था? ये कुबेर और बिजमान ने लैमार्क की आलोचना की। चलिए, कुछ वैज्ञानिक जो थे वो लैमार्क के समर्थक थे, जैसे समनर, टावर, मैकडॉवेल, और इस नाम को दे दिया नव लैमार्कवाद। इन्होंने बताया कि जीवों के शरीर में अंगों के उपयोग और ना उपयोग से अगली वंशागत में कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने वातावरण का प्रभाव बताया। वातावरण के प्रभाव से हार्मोन्स में प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से अगली पीढ़ी में हार्मोन की वजह से वंशागत अगली पीढ़ी में आते हैं। तो ये इनका सिद्धांत इनका था। इसके बाद हम समझते हैं डार्विनवाद। डार्विनवाद क्या है, अब हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई, तो अब हम आगे बताते हैं, ठीक है। लोगों को अपने सपने मत बताओ, उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोगों को सुनना कम और देखना ज़्यादा पसंद है। इसलिए आप मेहनत करिए और उनको दिखाओ। हम सुना नहीं रहे हैं, हम कुछ बन के दिखाएंगे। ये जुनून होना चाहिए आप में। तो चलिए, इसी के साथ हम आपको बताते हैं डार्विनवाद। डार्विनवाद है क्या? चलिए, अब हम समझते हैं डार्विनवाद, ठीक है। तो डार्विनवाद सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन थे। चार्ल्स डार्विन का जन्म 12 फरवरी 1809 में इंग्लैंड में हुआ था। इन्होंने 1862 में जैव विकास के वातावरण के संबंध में सबसे प्रचलित सिद्धांत दिया, जिसे प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज में इस बारे में बताया। इन्होंने बीगल नामक जहाज द्वारा कई देशों की यात्राएं की। उस दरमियान कई स्थानों पर गए, वहाँ के पेड़ पौधों के बारे में, वहाँ के जंतुओं के रहन सहन के बारे में कई चीज़ें, कई हिस्ट्रियों को बटोरा और उस चीज़ का गहन करके अपनी पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जिसे डार्विनवाद कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई? अगर ये बात क्लियर हो गई है तो हम डार्विनवाद के कुछ सिद्धांतों को हम समझ लेते हैं। तो चलिए, कुछ सिद्धांत इनके क्या थे उनको हम समझते हैं। चलिए, अब हम समझ लेते हैं डार्विनिज्म थ्योरी, यानी डार्विन का सिद्धांत क्या है। इन्होंने सिद्धांत क्या दिया था? इन्होंने बताया था कि जीवों की संतानों उत्पत्ति की दर का अत्यधिक उच्च होना। इन्होंने बताया कि जीवों में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता होती है, उसके बावजूद भी
पृथ्वी पर इनकी संख्या समान होती है। इनका कहने का तात्पर्य यह था, इनके सिद्धांत के अनुसार, कि सीपी यानी समुद्री सीपी जी होती है वो 60 लाख अंडे प्रति वर्ष देती है और एक एस्केरिस मादा 2.7 करोड़ अंडे देती है और एक तंबाकू का पौधा लगभग 4 लाख बीजों को उत्पन्न करता है। तो उस हिसाब से पृथ्वी पर तंबाकू की खेती ही दिखना चाहिए, इसके बावजूद भी उनकी संख्या में संतुलन रहता है। एक तो ये इनका पहला था, अत्यधिक या उच्च होना, इनका पहला सिद्धांत। दूसरा इन्होंने बताया था कि जात की स्थिर संख्या होना। जात की स्थिर संख्या का होने का तात्पर्य यह है कि जो भी जीव जंतु अंडे देते हैं, कुछ के अंडे तो मांसाहारी जंतु खा जाते हैं, कुछ वातावरण के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं और कुछ टूट फूट जाते हैं। इसकी वजह से इनकी संख्या बढ़ नहीं पाती। इसके बावजूद अगर कोई भ्रूण का विकास होता है और कोई जंतु करता है तो उन्हें मांसाहारी जंतु खा जाते हैं और कुछ धूप का अनुकूलित ना होने के कारण धूप में ही नष्ट हो जाती है। इस प्रकार इनकी संख्या भी बरकरार रहती है, सीमित रहती है। ये दूसरा इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। तीसरा है जीवन संघर्ष। जीवन संघर्ष का मतलब है कुछ ऐसे जीव होते हैं संसार में, जो जीव होते हैं जीवन के संघर्ष में संघर्ष करते रहते हैं, वातावरण को सहन नहीं कर पाते, वातावरण के अनुकूलित नहीं हो जाते और वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। उस संघर्ष में जो वातावरण के अनुकूलित होता है वो जीवित रहता है और जो वातावरण में अनुकूलित नहीं हो पाता है वो नष्ट हो जाता है। तो ये डार्विनिज्म थ्योरी का सिद्धांत था। अभी कुछ और सिद्धांत हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आपको आगे और इनके थ्योरी के बारे में बताते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें मेरे दोस्तों, और अच्छे वीडियो हम आपको लाता रहेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ना कि अपने सपने किसी को मत बताओ, उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोगों को सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद है, ठीक है। तो चलिए इसके साथ ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके पास जो पॉइंट बचे हैं थोड़े से वो पॉइंट हम आपको बता देते हैं। चलिए जीवन संघर्ष के अंतर्गत इन्होंने 3 तरह की बातों को संघर्ष बताया। पहला, अंतःजातीय संघर्ष। अंतःजातीय का मतलब होता है एक ही जात के बीच में होना संघर्ष। जैसे अगर इन्होंने बताया, जैसे अगर कुत्ते को रोटी का टुकड़ा फेंक दिया जाए तो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। जो शक्तिशाली होता है वो रोटी को छीन लेता है और जो शक्तिशाली नहीं होता है वो रोटी को नहीं छीन पाता है, वो खत्म हो जाता है। यानी कि अंतःजातीय में के बीच में संघर्ष होता है। जो शक्तिशाली रहेगा वो पृथ्वी पर रहेगा और जो शक्तिशाली नहीं रहेगा वो पृथ्वी से नष्ट हो जाएगा। दूसरी बात, अंतरजातीय। अंतरजातीय का मतलब होता है एक जात दूसरी और दूसरी जात का। जैसे चूहे के ऊपर बिल्ली का झपटना, ये भी एक संघर्ष होता है जीवन का। इसको भी इन्होंने जीवन संघर्ष की बात कही। पर्यावरणीय संघर्ष के बारे में बताया है। पर्यावरण संघर्ष का मतलब होता है पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन का, धूप, गर्मी, ठंड, ठीक है। इस आधार पर उन्होंने बताया कि जो पर्यावरण के अनुकूलित होगा, अनुकूलित हो जाएगा, उस पर्यावरण को सहन कर लेगा, वातावरण को सहन कर लेगा, उसके प्रभाव को सहन शक्ति होगी, सहन कर लेगा, तो वो उस पृथ्वी पर रह पाएगा। और जो इस वातावरण को अनुकूलित नहीं हो पाते हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, पृथ्वी से खत्म हो जाते हैं। तो जीवन संघर्ष के अंतर्गत इन्होंने ये 3 चीजें बताई। अब हम आपको बताएंगे डार्विनवाद का चौथा सिद्धांत। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर हम आपको आगे बताते हैं चौथा सिद्धांत इनका क्या था। चलिए, इनका चौथा सिद्धांत था बदलते वातावरण के प्रति अनुकूल। यानी कि इन्होंने बताया
कि मौसम में हर साल यानी कि सालों में मौसम में कई परिवर्तन होते रहते हैं और उस परिवर्तन के अंतर्गत जो कार्य से, संरचना से, वर्ग से यानी अपने स्वभाव से जो जीव उस वातावरण के अनुकूलित होते हैं वो सफल होते हैं, और जो अनुकूलित अनुकूलित नहीं हो पाते हैं वो सफल हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, यानी कि वो जीवित नहीं रहते हैं। बदलते वातावरण के प्रति अनुकूल के सिद्धांत को ये बताया। दूसरा वही योग्यतम उत्तरजीविता, यानी जो हमने पहले ऊपर बताया वही। इनका कहने का यह मतलब है कि जो जीव वातावरण के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं, उस वातावरण को सहन कर लेते हैं, वो पृथ्वी पर रहने योग्य होते हैं, और जो नहीं सहन कर पाते हैं वो पृथ्वी से नष्ट हो जाते हैं। ये इनका पांचवा सिद्धांत था। अब तीसरी छठवीं बात यह है विभिन्नताएं और आनुवंशिकता। इन्होंने विभिन्नताओं में बताया कि एक ही माता पिता से जन्मे अगली पीढ़ी एक जैसी नहीं होती, यानी कि उनके कार्य में विभिन्नता पाई जाती है, स्वभाव में अंतर होता है। ठीक है, तो ये इनकी विभिन्नता थी, यानी अगले लक्षण में नहीं मिलते हैं। और इनका सातवां लक्षण था नई जातियों का विकास। इन्होंने बताया नए लक्षणों की वंशागत धीरे धीरे उत्पन्न होती है और वो अगली पीढ़ी में आती जाती है, यानी वो अपनी पुरानी पीढ़ी से वो भिन्न होते जाते हैं और उनकी नई पीढ़ी में नया चेंज होता है। वंशागत लगातार यानी एकाएक चेंजिंग नहीं होती है, उनके वंशागत में धीरे धीरे परिवर्तन होता है और वो अपने पूर्वजों से वो भिन्न होकर अगली पीढ़ी में आ जाते हैं। ये इनका सातवां सिद्धांत था। इसके बावजूद इनके भी कुछ आलोचक थे और इसके बाद नव डार्विनवाद आया है। नव डार्विनवाद और डार्विनवाद के कौन आलोचक थे, इसका वीडियो हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तो चलिए मेरे दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। गुड नाइट मेरे दोस्तों, धन्यवाद।